Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 जून 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ना वो ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को एक इंपॉर्टेंट कंट्री को मैप में जाकर देखना है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, वो है इथियोपिया। कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया की कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आप लोगों को ये वाला देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक पिक्चर शेयर करी गई है, इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इसी पिक्चर से रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके अंदर एक एलिफेंट है जो कि इंजर्ड है, उसको आप कह सकते हो ट्रक की साइड पर लेकर जाया जा रहा है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। लो ये सारा इंसिडेंट हुआ है मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के अंदर। नाउ ये जो पूरा पिक्चर है ये हमारे किसी काम का है नहीं, इन्फॉर्मेशन ये हमारी किसी काम की नहीं है, लेकिन ये जो टाइगर रिजर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर स्टैंड करेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहले भी आप कह सकते हो कि टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे भी पूरी चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, अभी पिछले महीने भी न्यूज़ के अंदर था और इस बार फिर से न्यूज़ में आ गया है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आप देख पाओगे जो ये मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व है ये आपको तमिलनाडु के नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और खासकर एक ऐसा पॉइंट है जिसको ट्राई जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। ट्राई जंक्शन पॉइंट मतलब तीनों एरिया जहां पर एक तरीके से मिल रहे हो, जहां पर आप कह सकते हो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन तीनों की बात हो रही है। तो इनके ट्राई जंक्शन पॉइंट पर ही आपको मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। नाउ अब यहाँ पर इसके जो टाइगर रिजर्व है इसके आसपास भी आपको बहुत सारे आप कह सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो ये जो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व है ये नीलगिरिस बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक छोटा सा पार्ट है और ये आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगा वेस्टर्न साइड में। उसके बाद बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में देखने को मिलेगा इसके नॉर्थ साइड में। उसके बाद मुकुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली आपको देखने को मिलेगा इसके साउथ साइड में, मतलब इसके इर्द गिर्द भी आपको नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो मुदुमुलाई है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एंशिएंट हिल रेंज, मतलब बहुत पुरानी सी हिल हो। लगभग यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है 65 मिलियन ईयर्स पुराना, जो हमारा जिस तरीके से वेस्टर्न घाट्स फॉर्म हुए थे इतना ही पुराना यहाँ पर इसको बोला गया है। उसके बाद ये जो रिजर्व है यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इनकी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लोरा की तो कौन कौन से यहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो रिजर्व है इसके अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी घास देखने को मिलती है, बहुत लंबी लंबी ग्रासेस यहाँ पे होती हैं, उसको एलिफेंट ग्रास बोला जाता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको बैम्बू देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी वैरायटी के बैम्बू आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर टिम्बर की स्पीशीज़ मिलती हैं जैसे कि टीक हो गया, रोजवुड हो गया, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और भी अन्य बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं फ्लोरा की। यहाँ पर फौना की बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो फ्लैगशिप स्पीसीज जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो टाइगर और एशियन एलिफेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। उसके बाद कुछ और भी यहाँ पे प्रजातियाँ हैं जैसे कि इंडियन गौर हो गया, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्वायरल, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, और यहाँ पर ये सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बर्ड्स की तो इस रिजर्व के अंदर लगभग 260 प्रजातियां पाई जाती हैं बर्ड्स की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगर हम इसे कंपेयर करें पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग में तो लगभग 8% जो बर्ड की प्रजातियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुदुमुलाई के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो बर्ड्स, बहुत सारी रेयर बर्ड्स भी हैं जैसे कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया, मालाबार पाइड हॉर्नबिल हो गया। हॉर्नबिल बर्ड्स हमने अभी हाल ही में ही कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हॉर्नबिल बर्ड्स, ठीक है। मैंने उसको नागालैंड के फेस्टिवल से भी रिलेट किया था, आपको मालूम होगा, पिक्चर भी शेयर किया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या है, देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बर्ड्स हो गई। अब अगर हम बात करें कुछ और भी टाइगर रिजर्व से तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि ये जो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं जैसे कि अनामलाई टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में देखने को
को मिलेगा। उसके बाद कलाकड़ मुंदथुराई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। उसका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, ये हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके ले ली है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर बोला गया है कि देखो अरावली फॉरेस्ट लैंड ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ के अंदर है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, हमने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे अगेन बात क्या हो रही है, जो ये अरावली फॉरेस्ट लैंड है, ये मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा। अरावली क्या है, ये हमारा जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से वाला आर्टिकल रिलेट हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, उस एरिया में ना क्या हो रहा है, हरियाणा वाला रीजन में, खासकर जो हरियाणा वाला रीजन है वहाँ पे भी अरावली आपको फैला हुआ नजर आएगा। तो उस वाले रीजन में इलीगल बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हटाया जाए, पूरी तरीके से डिमोलिश किया जाए। लगभग 10,000 अनऑथोराइज रेजिडेंट्स कंस्ट्रक्शंस है जिनको एंक्रोच किया गया था वहाँ पर, उनको हटाने की बात करी गई है, ठीक है, हरियाणा के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब यहाँ पे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अरावली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अब न्यूज़ के अंदर तो है, अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो कोर्ट है इसने 7 जून को भी काफ़ी सारी चीज़ क्लियर कर दी थी कि जो ये एनक्रोचर्स है, जो भी यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग्स वगैरह चल रही हैं, अब जो है यहाँ पर इसको पूरी तरह से हटाया जाएगा। ये मुद्दा बहुत पहले से न्यूज़ के अंदर है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये आपका जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेट करोगे अरावली को, तो ये जो अरावली रेंज है, ये आप जाओगे जब जीसी लॉन्ग पढ़ोगे या फिर कोई भी ज्योग्राफी बुक पढ़ोगे, वहाँ पर आपको ये मिलने वाला है। तो ये जो अरावली रेंज है, ये आपको कह सकते हैं कि अरावली की स्पेलिंग 2 टाइप से लिखी जाएगी, LLI भी लिख सकते हो और साथ ही साथ LI भी लिख सकते हो। ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर ये पूरा रेंज देखने को मिलेगा। ये लगभग आप कह सकते हो 670 किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये दिल्ली से स्टार्ट होता है और उसके बाद यहाँ पर हरियाणा से पास होते हुए, राजस्थान से पास होते हुए गुजरात के अंदर एंड होता है। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, देखो अब क्लियर समझ में आएगा। ये हो गया मैप। अब मैप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये दिल्ली से शुरू होता है, जैसे मैंने बताया, हरियाणा से पास होते हुए, राजस्थान से पास होते हुए गुजरात में खत्म होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा अरावली रेंज, ठीक है। हरियाणा वाले रीजन में यहाँ पर ये कुछ डिस्प्यूट चल रहा है इस वाले एरिया को लेकर, क्लियर। चलो अब आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ये हो गया, हमने रेंज देख लिया इसका। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि देखो काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ है, तो अरावली की जो एक हाईएस्ट पीक है उसको गुरु शिखर बोला जाता है। लगभग 1722 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये देखने को मिलेगा। गुरु शिखर एक पीक है, कहाँ पर, अरबुड़ा माउंटेन ऑफ राजस्थान के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कुछ मेजर रिवर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, कुछ ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी जो कि अरावली से बहती हैं, जैसे कि बानस हो गया, साहिबी रिवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कि ये ट्रिब्यूटरी है, एक तरीके से सहायक नदी है, किसकी, यमुना की हैं, ठीक है, एज वेल एज यहाँ पे लूनी रिवर की हैं, जो कि ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सारी नदियाँ जो हैं यहीं से निकलती हैं, ये आपको ध्यान देना है। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो आपको इसी तरीके से रिलेट करना है, आप आर्टिकल देखो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या निकल कर आ रहा है, उसके ऊपर फोकस करो। और यहाँ पे फिलहाल तो मैं ज़्यादा कोशिश मेरी यही है कि सारे नोट्स वगैरह मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करवा दूँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर नीचे की साइड ये सारे नोट्स देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगेन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज़ तो ये आर्टिकल क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक्स एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ 2 और लोग हैं जिनको एनआईए की कस्टडी में लिया गया है। अब ये जो किसके रिगार्डिंग कौन सा केस है, वो केस है एंटीला बॉम्ब स्केयर केस। अब आपको मालूम होगा एंटीलिया वाला केस कौन सा है, यानी कि मुकेश अंबानी के घर वाला। बाहर एक कार मिली थी, उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स थे। अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं तो एग्जैक्टली उसके अंदर जिलेटिन स्टिक्स देखने को मिले थे। वो केस काफ़ी बढ़ता गया, ठीक है। फिर वहाँ पर कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर इस केस को संभाला था, ठीक है। आप कह सकते हो कि सचिन वाजे करके नाम था। फिर उसके बाद यहाँ पर उनके खिलाफ ये चीज़ें कार्रवाई हुई क्योंकि पता ये चला कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे का इसके अंदर हाथ हो सकता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर एक पर्सन की डेथ हो गई, मानसुख हिरन की। ये मर्डर केस भी इसी बीच में हुआ। फिर उसके बाद ये पता चला कि हाँ ये किसने मर्डर किया है, ये भी सचिन वाजे से रिलेट हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर और कस्टडी में लिया गया। ये सारी सिचुएशन चलती रही जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब क्या है ना कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के द्वारा। अब लगभग कस्टडी में है, 28 जून तक ये कस्टडी में रहेंगे। उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन अब कहोगे ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो एनआईए, ये पूरा आपको चैप्टर देखने को मिलेगा लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। जब आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पे एनआईए के बारे में पूरा एक चैप्टर है। तो ये क्या है बेसिकली, एक छोटा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। एनआईए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इन्वेस्टिगेटिंग करने वाली यहाँ पर एक बॉडी है ये। और यहाँ पर ये एक स्टेट एजेंसी है जिसको बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा।
ताकि जो भारत के अंदर टेरर है, आतंकवाद है, उसको एक तरीके से ख़त्म किया जा सके, उससे लड़ा जा सके। ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से वर्क करता है और इस एजेंसी के पास पावर है कि ये डील करे जितने भी टेरर रिलेटेड क्राइम्स हैं, ठीक है, तो उन सबको यहाँ पर डील करने का ये काम करती है। उसके बाद यहाँ पे जो ये एजेंसी है, ये आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कब आई थी, इसको लाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के थ्रू। और लाया कब गया था, जो आपको मालूम होगा, मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर हमने 2008 के बाद से ही जो हमने इसको एस्टेब्लिश करा ताकि हम लोग टेररिज्म को ख़त्म कर सकें। एनआईए का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में भी इसके हेडक्वार्टर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये भी याद रखना, ये अपनी एक मोस्ट वांटेड लिस्ट बनाकर चलता है जिसमें मोस्ट वांटेड लोगों को डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ क्या बात करी जा रही है। जो हमारे मोदी गवर्नमेंट है, यहाँ पे ये बोला गया है, उन्होंने थर्सडे में अपॉइंट किया है एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को, जिनका नाम है रेणुका कुमार एंड संजय कुमार सिंह, ठीक है। इनको यहाँ पे कैसे, मतलब किस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, एज अ सेक्रेटरीज फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ, ये माइनॉरिटी अफेयर्स वाला जो सिस्टम है, ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, इसको कौन आपको सकते हो लीड करता है, और लीड करने वाले आज के टाइम पर कौन से व्यक्ति हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं पता है तो सर्च करना, उसके बाद जो है बताना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, देखो कल भी बहुत सारे लोगों को इस केस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही थी। नाउ यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर करूँ इस केस के रिगार्डिंग। तो आप जिन व्यक्ति का पिक्चर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, उनका नाम है कुलभूषण जाधव। ये केस काफ़ी लंबा समय हो गया है, लगातार न्यूज़ के अंदर है, लगभग 2016 से ये केस जारी है। अभी यहाँ पे क्या है ना, केस वापस से न्यूज़ के अंदर क्यों आया है, क्योंकि इनको राइट मिल चुका है, ये पाकिस्तान के अंदर अभी अरेस्ट हैं, ठीक है। तो इनके पास आप कह सकते हो आज के टाइम पर राइट मिल चुका है इनको कि ये अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ है। अब हो क्या रहा है, मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ, ये क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जिसको मालूम है वो 2-3 मिनट स्किप कर दे, आगे बढ़े। नाउ यहाँ पे देखो अब क्या है, ये जो पर्सन है ये एक इंडियन नेवी ऑफिसर हैं, और इन्होंने क्या किया था, इंडियन नेवी ऑफिसर होने के बाद आपका जब इनका रिटायरमेंट हुआ, इन्होंने सोचा कि चलो मैं कहीं बिजनेस करता हूँ। ये चले गए ईरान, ठीक है, ईरान चले गए बिजनेस करने के लिए। अब ईरान से आप कह सकते हो कि जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान भी, ठीक है, पाकिस्तान भी अपना साइड की साइड बॉर्डर शेयर करता है। अब क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब आप कहोगे ईरान गए थे, ईरान से पाकिस्तान वालों ने अरेस्ट कर लिया कैसे, मैंने बताया यहाँ पे बॉर्डर पास में ही है, ठीक है, बॉर्डर टच करता है। और पाकिस्तान वालों का कहना यह है कि ये जो कुलभूषण जाधव जी हैं, ये यहाँ पर स्पाई कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, उसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा था। फिर उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला, ठीक है। इनफैक्ट इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जैसे हमारे यहाँ अजीत डोभाल साहब हैं, वैसे ही वहाँ पर भी एक NSA हैं, उनका कहना तो यही था कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप कह सकते हो सही दिमाग लगाया था उन्होंने कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वहाँ की जो मिलिट्री कोर्ट है ना, आप समझ लो दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ की मिलिट्री कोर्ट ने क्या क्या है, मतलब आप कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद उनका कहना यह है कि देखो ये जासूसी कर रहे थे, और इन्वेस्टिगेशन करा, कुछ नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पर और फिर उन्होंने बोला कि चलो हमारे पास एक सबूत मिल गया है। हमने पूछा क्या सबूत मिला है, सबूत ये था कि इनके पास एक फेक पासपोर्ट था, ठीक है। वो फेक पासपोर्ट आप कह सकते हो कि इंडियन फेक पासपोर्ट था, और वो सबूत कहीं से कहीं तक इसके अंदर काउंट नहीं हो सकता कि हाँ ये जासूसी कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, इस मुद्दे को मिलिट्री कोर्ट में ये सारा चीज़ें हो ही रही थी, तो मिलिट्री कोर्ट ने क्या करा, इनको डेथ पेनल्टी दे दी, मतलब कि मौत की सजा सुना दी कि यहाँ पर इनको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी गई। अब इन्होंने क्या करा, पहली बात तो हमने क्या करा, इंडिया ने ये जो केस है ये पहुंचा दिया ICJ। अब आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ चुकी है ICJ, यह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ICJ के पास पहुंचाया है। ICJ ने यहाँ पर हमें सपोर्ट किया, हमें बोला देखो ऐसे तो मतलब हमें सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान से बोला ऐसे आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते जब तक आपके पास एक ठोस इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, नहीं होता तब तक। अब यहाँ पे उनके पास इन्वेस्टिगेशन वगैरह आप कह सकते हो कुछ भी, मतलब जो किया उनके पास कोई प्रूफ वगैरह कोई भी एविडेंस वगैरह था नहीं, तो वो कैसे यहाँ पर दे सकते थे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो ये फाइनली मुद्दा है ये सिविल कोर्ट के अंदर भेज दिया गया है। अब यहाँ पर ये अपील कर सकते हैं, उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है।
अब सिविल कोर्ट के अंदर काफ़ी हद तक चांसेस है कि हम लोग जल्द से जल्द इनको वापस बुलाएं। फिलहाल अभी के लिए तो काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है ये वापस आएँ, अभी यहाँ पर पाकिस्तान की जेल में ही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जल्द से जल्द चांसेस बन सकते हैं कि हम लोग इनको वापस से इंडिया लेकर आएँ। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। नाउ बीच में मैंने आपको बताया जो केस है ICJ पहुंचा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन्होंने भी अपना जजमेंट सुनाया और इन्होंने बोला कि भाई आपको पाकिस्तान से बोला आपको अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी कमियाँ हैं उसको पहले सॉल्व करो। अब यहाँ पे ये क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में पढ़ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS पेपर 2 में आपका ये टॉपिक आएगा। GS पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे आपके सिलेबस में, जैसे कि जुडिशरी, जजमेंट एंड केसेस, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, बेसिकली इसको एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन बोला जाता है UN का। UN के 6 ऑर्गन्स आपको मालूम होगा, वो कौन कौन से, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो, पता होने चाहिए। नाउ अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसको एस्टेब्लिश करा गया था जून 1945 में एक चार्टर यूनाइटेड नेशन के थ्रू। ठीक है, यूनाइटेड UN का एक चार्टर था, उसके थ्रू यहाँ पर इसको आप कह सकते हो इस्टेब्लिश करा गया और उसके बाद 1946 अप्रैल से जो है ये वर्क करने लगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको इसका हेडक्वार्टर हेग के अंदर, जो नीदरलैंड के अंदर है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ध्यान रखना इसके बारे में। इसके जो मेंबर्स वगैरह हैं वो कौन है, सारे जितने भी UN मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, अपना केस वगैरह यहाँ पर पहुँचा देते हैं। और जजेस की अगर हम बात करते हैं तो इस कोर्ट के अंदर लगभग 15 जजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 9 साल तक अपॉइंट किए जाते हैं। उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस 9 ईयर्स का होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करी जाती है, तो इंग्लिश और फ्रेंच का इस्तेमाल होता है। फंक्शन की बात करें तो ऐसे ही कोई कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इस तरीके के जैसा भी ये केस हुआ है, लॉ लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो फिर वो सारा मुद्दा यहाँ पे पहुँचाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है ये कोर्ट अपने आप बीच में नहीं आता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जैसे इंडिया पहुंचा था ICJ के पास, उसी तरीके से कंट्री जाती है इस कोर्ट के पास, देन यहाँ पर उस केस की सुनवाई होती है। ओके, तो इसके बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, नौ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर बोला गया है नंबर ऑफ कोविड-19 जो टेस्ट हैं वो लगातार डिक्लाइन होते हुए आ रहे हैं। आर्टिकल कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ पे टेस्ट डिक्लाइन हो रहे हैं, उसी वजह से हो सकता है जो केसेस वगैरह हैं आज के टाइम पर वो भी कम होते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला आ जाता है, इसका जो डेटा है वो आप लोग अपने आंसर राइटिंग में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो हो क्या है, हुआ यह है कि जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन हुए हैं साल 2019 में वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है और डेथ रजिस्ट्रेशन भी इंक्रीज हुए हैं। तो ये लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन है बर्थ और डेथ का 2019 का, वो इंक्रीज हुआ है और ये सब स्टैटिस्टिक्स दिया गया है वाइटल स्टार्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, एक आप कह सकते हो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और यहाँ पर यह बोला गया, रिपोर्ट ये बताती है कि जो लेवल ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन है यह अभी 2019 का डेटा ये आया है और इसको कंपेयर किया गया 2018 से, तो ये इंक्रीज हुआ है। 2018 में ये 87.8% तक था, लेकिन 2019 में ये इंक्रीज होकर 92.7% तक हो चुका है। फिर उसके बाद सेक्स रेशियो एट बर्थ के बारे में बात करी गई है, तो लगभग जो भी हमारे 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सब मिलाकर बोला गया है, तो ये जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है बर्थ का, ठीक है, बर्थ का नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ये इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसे कंपेयर करें साल 2018 से तो हुए थे 2.33 करोड़, अब यहाँ पर 2019 के अंदर डेटा ये बताता है कि 2.48 करोड़ है, तो ये भी इंक्रीमेंट इसके अंदर भी देखने को मिला। उसके बाद बर्थ रजिस्ट्रेशन के बाद आप देख पाओगे जो सेक्स रेशियो के बारे में बात हो रही है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो कि इसको रजिस्टर किया गया तो ये भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। एक हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिला है, कहाँ कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड में, मिजोरम, अंडमान निकोबार, यहाँ सब एरियाज़ में ज़्यादा है। और लो सेक्स रेशियो कहाँ पर है, वो है गुजरात के अंदर, आसाम, मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में आपको लो देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद डेथ के बारे में अगर हम बात करें तो डेथ भी इंक्रीज हुई हैं एज कम्पेयर टू दी 2018 के अंदर लगभग 76.4 लाख के आसपास रजिस्टर करी गई थी, सॉरी 69.5 लाख के आसपास रजिस्टर करी गई थी, और 2019 के अंदर 76.4 लाख के आसपास रजिस्टर करी गई थी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद इन्फेंट की डेथ के बारे में बात करें, मतलब बच्चा पैदा ही हुआ है कुछ दिनों में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यह बोला गया है कि सभी, अगर हम बात करें लगभग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर ये देखने को मिला कि यहाँ पर 21 दिन के अंदर जो ये बेबी है उसने बर्थ लिया, फिर 21 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई है, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और अभी भी डेटा कुछ इनकम्प्लीट है, तो उसके बारे में डेटा हम लोगों के पास और आएगा, तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अभी क्या होगा ना, ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन में डेफिनेटली आ सकता है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे आता है एक आर्टिकल जिसमें बात करी गई है श्रीलंका रिपोर्ट यहाँ केसेस ऑफ डेल्टा, मतलब कि श्रीलंका के अंदर भी ये डेल्टा वेरिएंट देखने को मिल गया है। और ये डेल्टा वेरिएंट कौन सा है जिसको इंडिया के अंदर पहली बार डिस्कवर किया गया था। अब यहाँ पर यही बोला जा रहा है ये श्रीलंका के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, थर्ड वेव की यहाँ पे ये आप कह सकते हो आने की चांसेस हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं श्रीलंका के अंदर आज के टाइम पर। नाउ क्वेश्चन क्या है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, पॉइंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ये डेल्टा वेरिएंट। तो ये क्या है डेल्टा वेरिएंट, चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, पिछले कुछ टाइम में, दिनों में नहीं कह सकते, कुछ महीनों में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग म्यूटेशन हुआ, अलग अलग कोविड के वेरिएंट पाए गए हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हर एक कंट्री का उस वेरिएंट के आगे नाम लगा दिया जाता था। जैसे कि इंडिया के अंदर उसको डिस्कवर किया गया तो उसको इंडियन वेरिएंट बोला जाता था, अगर यूके के अंदर डिस्कवर किया गया तो उसको यूके वेरिएंट बोला जाता था। नाउ अब हुआ क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO ने यहाँ पर ये कहा है कि देखो किसी का कंट्री का आगे नाम नहीं लगाया जाएगा, इससे रेसिज्म वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल जाता है। अब होगा क्या, अब करेंगे ये कि हर एक वेरिएंट का अलग अलग नाम दे देंगे। तो WHO ने भी इन वेरिएंट्स के नाम दिए हैं, जैसे कि आप लोग देख पाओगे जो यूके के अंदर वेरिएंट देखने को मिला था उसको बोला जाता है अल्फा। तो आपको जो ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन वेरिएंट्स के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 वेरिएंट्स का नाम ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूके के अंदर एक वेरिएंट देखने को मिला था B.1.7 कर, ठीक है, B.1.1.7 कर, तो उसका नाम दे दिया है WHO ने अल्फा। साउथ अफ्रीका के अंदर एक वेरिएंट देखने को मिला था, उसको नाम दिया है WHO ने बीटा। ब्राज़ील के अंदर देखने को मिला था, इसको नाम दिया है गामा। और इंडिया के अंदर जो देखने को मिला है उसको नाम दिया गया है डेल्टा। और डेल्टा अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस वेरिएंट है और बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं द गार्डियन में और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, जिसमें यह बताया गया है कि डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन रेट 6% तक देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट होता है तो वो लगभग 6 लोगों को और ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हो उसका इन्फेक्शियस रेट कितना हायर है, ठीक है। अभी तक का सबसे खतरनाक यहाँ पर ये बोला जा रहा है डेल्टा वेरिएंट। अब यहाँ पर ये जो वेरिएंट है ना, ये चारों, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है। आपको ध्यान देना है कि दो कैटेगरी बनाई गई है, एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की और दूसरी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की। वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर सारे खतरनाक वेरिएंट्स को डाला गया है, जैसे आप लोग यहाँ पर ये चारों देख सकते हो। और उसी के साथ जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसका इमेज है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। और भी बहुत सारी जगह पर अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले, ऐसा नहीं है कि इन्हीं 4 कंट्रीज के अंदर देखने को मिले थे। यूएस में भी एक वेरिएंट आया, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले, उन सबको भी नाम दिया गया है। फिलहाल आपको जो याद रखना है, आप इन 4 का नाम याद रख सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आता है एक और छोटा सा आर्टिकल, चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स डॉक विद अ न्यू स्पेस स्टेशन। मतलब क्या है, पहला ग्रुप यानी जो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स का पहला ग्रुप है, इन्होंने थर्सडे में एंटर कर लिया है चाइना का जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टेशन बन रहा है स्पेस के अंदर, वहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेस स्टेशन चाइना बना रहा है, क्या नाम दे रहा है उसका, आप लोग बताओ ज़रा। थर्सडे आफ्टरनून में क्या हुआ था, जो शेंजो 12 स्पेसशिप है ये इन 3 एस्ट्रोनॉट को लेकर गया। तो आपको ध्यान देना है ये 3 एस्ट्रोनॉट गए हैं, अब रिसर्चेस वगैरह जारी हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से, ये सारी इन्फॉर्मेशन या फिर सारा मिशन कंडक्ट करवाया गया है CMSA के द्वारा। CMSA क्या है, ये चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया के अंदर इसरो है, ठीक है, अमेरिका के अंदर नासा है, जापान के अंदर जाक्सा है, उसी तरीके से यहाँ पे चाइना के अंदर CMSA है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पर आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से लोग मिशन वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, क्या क्या चीज़ें होता है। अभी कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, अभी जिस तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन आनी है वो अभी नहीं आई है, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और आता है जहां पर बात करी गई है रशिया पूरी तरह से रेडी है। इन्होंने बोला, जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनका कहना यह है कि हम लोग रेडी हैं फॉर दी फर्दर डायलॉग। मतलब कि यूएस अगर चाहता है आने वाले टाइम पे और भी कुछ भी बातें हो रशिया के साथ तो वो डेफिनेटली होंगी, क्योंकि देखो अभी हाल ही में क्या हुआ था, रशिया और यूएस के बीच में मीटिंग हुई थी, ठीक है। इन दोनों के प्रेसिडेंट के बीच में आपस में बातचीत हुई, इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, इन्होंने यहाँ पर कोशिश करी है कि अपने रिलेशंस को वापस से इंप्रूव किया जाए, क्योंकि इनके रिलेशंस काफ़ी टाइम पहले से ख़राब चल रहे हैं। तो यहाँ पर उसी की कोशिश है, लेकिन अब यहाँ पे आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी बातचीत होने वाली है इनके बीच में। तो पुतिन ने बोला ये है कि रशिया रेडी है आने वाले टाइम की और भी बातचीत के लिए। ओके, ईरान के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं, ईरान के अंदर इलेक्शंस आज स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखेंगे कौन जीत कर आएगा, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी रहेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेक्स्ट पेज पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं एक स्पोर्ट्स सेक्शन का आर्टिकल बता देता हूँ।
यहाँ पर आप लोग देख पाओगे छोटा सा आर्टिकल है, ये आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन को भी कवर कर दिया करो। तो स्पोर्ट्स का आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जहाँ पे बात करी गई है, विजय कृष्णा जी हैं यहाँ पर, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये थे कौन, ये फॉर्मर कर्नाटका ऑलराउंडर थे। ठीक है, क्रिकेट खेलते थे, ऑलराउंडर थे। ठीक है, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर सभी ऑलराउंडर थे। तो यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ स्पोर्ट्स सेक्शन में, सिर्फ आपको जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सिर्फ उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद अब क्या है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ पर WTC स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये मैच कब तक जाएंगे और फाइनल तक जो है यहाँ पर ये मैच होने वाला है। ठीक है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। देखो पहले आर्टिकल में बात करी गई है जुडिशियल पुशबैक टुवर्ड ड्रैकोनियन लीगल रिजाइन। अब ये आर्टिकल क्या है, इस आर्टिकल को हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, तरसों भी डिस्कस किया था। आपको मालूम होगा UAPA एक्ट के बारे में, उसी के रिगार्डिंग बातचीत हो रही है। अभी दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि जनवरी फरवरी 2020 के आसपास की बात है, CAA को लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ और उसी के रिगार्डिंग लगभग 3 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था अंडर द UAPA। तो आपको ध्यान रखना है, UAPA के अंडर में उनको अरेस्ट किया गया। और वो 3 लड़कियां कौन थीं, वो यहाँ पे आप देख पाओगे, इनका नाम यहाँ पर ये मेंशन करा गया है, देवांगना कलिता, नताशा नारवल और आसिफ इकबाल तना। तो इन तीनों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया। बोला यह गया ये लोग दिल्ली राइट्स के पीछे इनका हाथ है, जो दंगे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर वो उसके पीछे इनका हाथ है, और इन्होंने जो है इन चीज़ों को प्रमोट किया है। उसके बेसिस पर इनके ऊपर UAPA का चार्जेस लगाया गया और UAPA एक्ट के अंदर में इनको अरेस्ट किया गया। नाउ पहले तो UAPA एक्ट को समझ लो, फिर उसके बाद चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे। UAPA की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ओके, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, ताकि आप कोई भी मतलब क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो UAPA एक्ट आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में। इसका मेन मकसद यह है कि जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इंडिया के अंदर, उसके ऊपर रोक लगाना, उसको प्रिवेंट करना। नाउ ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है, मान लो अनलॉफुल एक्टिविटी को यहाँ पर रिलेट किया गया है कि देखो हमारी जो इंडिया है उसकी सोवरेनिटी के खिलाफ, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई डिस्टर्ब करता है, उसको आप कह सकते हो हानि पहुँचाता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये स्टेप्स लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंडिया की सोवरेनिटी के खिलाफ या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई कुछ भी कदम उठाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर ये UAPA एक्ट के अंदर में चार्ज किया जाता है। नाउ जो ये एक्ट है, इसके अंदर एब्सोल्यूट पावर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर सज़ा जो मिलती है वो मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक की सज़ा, डेफिनेटली यहाँ पे डेथ पेनल्टी तक भी है, मतलब मौत की सज़ा भी मिल जाती है, या फिर उम्र कैद भी हो जाती है, या फिर एक हाईएस्ट पनिशमेंट भी यहाँ पर दी जाती है। नाउ UAPA एक्ट आपको याद रखना है, इंडियन के साथ साथ फॉरेन्स के ऊपर भी लागू होता है। तो इसके अंदर हम लोग इंडियन के साथ साथ फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई फॉरेनर्स है, अगर वो यहाँ पर इंडिया की सोवरेनिटी या टेरिटरी के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पर छोड़ दें। तो UAPA एक्ट जो है दोनों के खिलाफ ये चार्ज किया जा सकता है, इसमें ये चीज़ मैंशनड है। उसके बाद UAPA एक्ट जब ये आया, हमने देखा कब आया, अब हुआ क्या, 2004 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, मतलब एक बदलाव हुआ। बदलाव ये हुआ कि इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया गया। मतलब अभी तक क्या था, अभी तक इसमें टेररिस्ट एक्ट को ऐड नहीं किया था, अब यहाँ पर हमने क्या बोला, इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड करो। और जैसे ही एक्ट को हमने ऐड किया, उसके साथ लगभग 34 ऑर्गेनाइजेशन को हमने बैन कर दिया था जो कि टेररिज्म को प्रमोट करती थी। उसके बाद अगस्त के अंदर फिर एक चेंज आया, फिर एक अमेंडमेंट हुआ 2019 के अंदर। अब अमेंडमेंट तब क्या हुआ, अब अभी तक हमने क्या करा था, टेररिस्ट एक्ट को ऐड किया था ना। अब अमेंडमेंट क्या कर दिया गया कि अब हम किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को हम टेररिस्ट डेजिग्नेशन दे सकते हैं। मतलब अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले सकते हो जो कि आज के टाइम पर चल रहा है। ये 3 लड़कियां हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर एज अ टेररिस्ट भी घोषित किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पर टेररिस्ट घोषित करार कर ही दिया था इन लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर एक बदलाव ये हुआ, अब ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर जो पावर्स वगैरह हैं वो किसके पास होती हैं, तो डायरेक्टर जनरल जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनके पास ढेर सारी पावर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इनफैक्ट वहाँ पर वो लोग मतलब किसी बंदे ने अगर ये सब कुछ काम किया है तो उसके अगेंस्ट में उसकी प्रॉपर्टी वगैरह अटैच करी जा सकती है।
और खासकर जो ये एक्ट है, ये जो एनआईए के ऑफिसर्स हैं, एनआईए क्या होता है अभी हमने पढ़ा था, आपको मालूम होगा डिटेल में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके ऑफिसर्स वगैरह को भी ये पावर देता है कि चीज़ों को अच्छे से लेकर जाया जा सके। ठीक है, ये हमारा मुद्दा हुआ, ये क्या चल रहा है वो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर रूट इशू क्या है, जो जड़ है ना, वो आपको ये देखने को मिलेगा सेक्शन 43D सब क्लॉज 5। ठीक है, ये आपको ये देखना है, फिर से बोल देता हूँ, सेक्शन 43D सब क्लॉज 5, ये जो आपको यूएपी एक्ट के अंदर ये सेक्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है ना, ये क्या करता है, ये किसी भी एक्यूज पर्सन को, मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर हमने ये चार्जेस लगा दिए हैं यूएपी एक्ट के, तो फिर उसको बेल नहीं देता। ये मतलब कि काफ़ी तगड़ा लॉ है ये, इसके अंदर बेल भी नहीं मिलती है अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और सेक्शन है, सेक्शन 173 सीआरपीसी का। सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अंदर भी यहाँ पर कोर्ट ने ओपिनियन ये दिया है कि देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात, अगर जिसने भी काम किया है या फिर यूएपीए एक्ट के अंदर चार्ज किया गया है, तो उस एक्यूज पर्सन को पहली बात तो बेल मिलेगी ही नहीं। ऐसा यहाँ पर इतना कठोर लॉ है। लेकिन अब की बार यहाँ पर बेल दे दी गई है। बेल क्यों दी गई है, क्योंकि अभी अभी मैंने न्यूज़ क्या है, खबर यही है कि उन तीनों लोगों को बेल दी गई। बेल क्यों दी गई है, बेल यहाँ पर इसलिए दी गई है, पहले से यार बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, अभी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी आने वाले टाइम पे देखेंगे क्या क्या होगा, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। और पहले से आप देख पाओगे कितने सारे केसेस वगैरह पेंडिंग देखने को मिलेंगे, अंडर ट्रायल केसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और फिलहाल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो लोग निर्दोष साबित हो जाते हैं, ऐसा कुछ रिलेशन होता नहीं है फिलहाल। तो इसको लेकर बातचीत करी गई। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ये बताया गया, जो ये सेक्शन 43D और सब क्लॉज 5 है, इसका जो इफेक्ट है ये काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये किसी भी इंडिविजुअल को जो यूएपी एक्ट के अंदर में आया है उसको लिए जो बेल है उसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कर देता है। तो यहाँ पे कोशिश यही है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये बेल प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसका लिंक आने वाले टाइम पर ना हो, या फिर इससे किसी को नुकसान ना हुआ हो, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर इनको बेल मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहना है। उसके बाद यहाँ पर और क्या बोला गया, ऑथर ने बोला यहाँ पर देखो कुछ जजमेंट जो दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसमें कुछ पॉइंट्स बताएं। पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जो ये सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 है, ये आप कह सकते हो कि इसके अंदर तो पहली बात बेल वगैरह है नहीं, जैसे मैंने भी आपको बताया था। लेकिन अभी यहाँ पर बेल इसलिए दी जा रही है क्योंकि यूएपीए का मतलब है टेररिस्ट से डील करना। ठीक है, और टेररिस्ट अपने आप में आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा वर्ड आ जाता है, और ये लड़कियों ने कोई टेररिस्ट वाला काम किया नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। टेररिज्म एक तरीके से टर्म ऑफ आर्ट होती है, ठीक है, ना कि वो आप कह सकते हो आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ प्रोटेस्ट कर लिया, ठीक है, सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, सरकार के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट कर लिया, तो वो टेररिज्म नहीं कहलाता। ठीक है, टेररिज्म एक टर्म आर्ट है, टर्म ऑफ आर्ट है, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया। तो उसके बेसिस पर इनको बेल मिलनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर ऑथर के द्वारा स्टेटमेंट है। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल और है, ये क्या है, अ प्लेस फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पर इंडिया का आपने हेल्थ सेक्टर देख लिया है, क्या हालत है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, वो बात करी जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जो रोबोट्स वगैरह होते हैं, मशीनरी होती है, आज के टाइम पर हम लोग मशीनरी के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मैं भी आपको अच्छे से बताऊंगा। ये अगर क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, ये बहुत अच्छा टॉपिक ये बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आज के टाइम पर आप देख पाओगे कोविड ने कैसे धज्जे उड़ा दिए सभी लोगों की, बहुत सारे जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब कम पड़ गए हैं आज के टाइम पर। ठीक है, तो ये सब कम पड़ गए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को लेकर आ सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑटोनॉमस सिस्टम हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, इसका एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है मेडिकल सेक्टर को डिफाइन करने के लिए अच्छे से। एग्जाम्पल सबसे बड़ा चाइना के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जहाँ पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो कि रोबोट से कर रहे हैं कि टेम्परेचर वगैरह मेजर कर रहे हैं लोगों का, सैनिटाइज करवा रहे हैं लोगों के हाथ को, ठीक है, फीवर वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स बता रहे हैं। तो ये रोबोट्स जो है काफ़ी बेहतर वर्क कर रहे हैं। रोबोट्स क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, उसका उनकी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी पिछले साल ऐसे कुछ ट्राई किया गया था, जो सवाई मानसिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहाँ पर, जयपुर के अंदर, इन्होंने भी यहाँ पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की कोशिश करी थी, जो कि इंसान की तरह हो, मेडिसिन वगैरह डिलीवर करे। ठीक है, इंडिया के अंदर भी ऐसी चीज़ ट्राई करी गई है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा उच्च लेवल पर आना पड़ेगा, ऊंचे स्तर पर हमें इसको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो रोबोट वगैरह से इस्तेमाल करी जाएंगी चीज़ें, तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह हैं ये भी नहीं फैलेंगी। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज जो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं फैलेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है।
उसके बाद यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी आगे ग्रो हो रही है और इसका हमें इस्तेमाल करना भी चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑटोनोमस सिस्टम, ब्लॉकचेन, कंप्यूटिंग हो गया और डेटा एनालिटिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम पर, ठीक है, और ये काफ़ी बढ़िया रोल प्ले कर सकती हैं हमारे मेडिकल सेक्टर में। इनफैक्ट हम लोग इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको लेकर, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है मतलब कि सभी लोगों को ये हेल्थ मिलनी चाहिए, ठीक है, सभी लोगों को इसके हेल्थ कवरेज के अंदर कवर किया जाए, सभी लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले। तो ये मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है पब्लिक हेल्थ का, और आज के टाइम पर हमें अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो फिर हम लोग को ये टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इंडिया को आज के टाइम पर ज़रूरत है अपना खुद का एक डिजिटल हेल्थ स्ट्रेटजी की, ताकि हम लोग आगे चलें और जो है अपनी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको थोड़ा सा आगे ग्रो करें, जैसे और कंट्रीज़ आगे इन सब चीज़ों को लेकर चल रही हैं। चाइना की अलग बात करें, जापान की बात करें तो जापान के अंदर भी बहुत सारे रोबोट्स वगैरह, वो लोग तो बहुत ही आगे चल रहे हैं आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, तो ठीक है। अब देखो ये तो कुछ हुआ मुद्दा, ये तो आपने मतलब जनरल सी बात है कि हाँ हमने समझ लिया, ये आर्टिकल है कि इसके अंदर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए तो हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो आपको किस तरीके से मैनेज करना है, तो इसका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले है क्या, पहले उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है एक्शन ऑफ मशीन्स, जो ये मशीन्स हैं उसके थ्रू सारा वर्क किया जा रहा है। उसके बाद इसके अंदर टेक्नोलॉजीज आती हैं, मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम्पल इसका आज के टाइम पर आप देख पाओगे मशीनरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये दिया गया है जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, अगर आपको कोई परचेज करना है प्रोडक्ट तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपने फेसबुक वगैरह पे आप कह सकते हो अपने दोस्त से अगर बात करी है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको उसी के एडवर्टीजमेंट बार बार देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आपने बताया नहीं है फेसबुक को, लेकिन फिर भी आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये मशीनरी तो है आज के टाइम पर, ये डेटा कलेक्ट कर उसके बाद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बार बार दिखाई जा रही है, इस तरीके से प्रमोशन वगैरह हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पर आज के टाइम पर पहुंच चुका है। इवोल्यूशन की बात करें तो कैसे कैसे आया है, 1956 से आप कह सकते हो ये स्टार्ट हुआ। ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मैकार्थी। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर, और सबसे पहली बात इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टर्म है इसका इस्तेमाल हुआ था। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ये अलग ही लाइन हो जाएगी सभी लोगों से इस चीज़ को ऐड करोगे तो। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पर बहुत एसेंशियल पार्ट हो चुका है, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल के सीरीज से लेकर आज के टाइम पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, अब तो रोबोट की बात हो रही है। रोबोट यहाँ पर मेडिसिन दे रहा है, रोबोट यहाँ पर एक तरीके से हॉस्पिटल के अंदर रोबोट से वर्क करवाया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम बात करें दोनों का कनेक्शन क्या है, तो देखो कनाडा बेस्ड कंपनी की रिपोर्ट है जो कि यह बताती है कि इंडिया 9th पोजीशन पर आता है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यूएस, चाइना, यूके ये सब टॉप करते हैं। और जो टॉप कंट्रीज हैं इस रिपोर्ट के अंदर, उन लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट्स भी खोल रखे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करवा रही हैं, ठीक है। आपको मालूम है आज के टाइम पे तो कोर्स वगैरह भी हो रहा है एआई का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर भी अब स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर बहुत कम है ये कोर्सेज वगैरह, लेकिन इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं। आज के टाइम पर आप देख पाओगे सीबीएसई के अंदर इसको इंक्लूड करा गया है, आईआईटी हैदराबाद के अंदर है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, यहाँ सभी जगह पर हम धीरे धीरे इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता भी है इस चीज़ की। उसी के साथ यहाँ पर ये बोला गया, ये एस्टिमेटेड लगभग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हम लोगों को ऐड करके देगा $957 बिलियन, हमारी इंडिया की जीडीपी में ऐड करके देगा। ये काफ़ी बड़ा टर्म होता है 2035 तक, यानी कि हम लोग ग्रो करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स क्या है, देखो पुलिसिंग के अंदर बेनिफिट आएगा, यानी कि सबसे पहली बात सीसीटीवी फुटेज और ये सारी चीज़ें हो गई, क्राइम वगैरह को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है प्राइवेसी की, ठीक है। क्या है आपका डेटा वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है और डेटा आज के टाइम पर रिवील हम लोग कर नहीं सकते, प्राइवेसी वाला सबसे बड़ा यहाँ पर खतरा आता है। उसके बाद एक टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें बता दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया से कनेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस, और फिर उसके बाद ये न्यूज़। मतलब आपका ये तो स्ट्रक्चर्ड आंसर तैयार है, उसके अंदर आप ये न्यूज़ इंक्लूड कर दोगे, काम खत्म। ये आपको जैसे क्वेश्चन आता है वो किस चीज़ के ऊपर आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आता है, तो आपको पूरा ये आर्टिकल छाप देना है ऐसे ही।
उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप ये दो एग्जाम्पल लाइव दो तीन एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि एग्जाम्पल एडिटोरियल के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि हाँ हम लोग अपने मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि मशीन्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो ह्यूमंस वगैरह को हमने पीछे छोड़ दिया, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो बेरोजगारी उनमें देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। वे फॉरवर्ड क्या लेकर चलेंगे, अपना कंक्लूजन यही है कि जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह लेकर आता है। हम लोग को इंश्योर करना है कि इनका हम लोग राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका यूज़ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हम लोग सही लेकर चलना है, ये हमारा काम है। ठीक है, ये हो गए हमारे आर्टिकल। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्पोर्ट्स सेक्शन का है, और कि अभी यहाँ पर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आप कह सकते हो लेटेस्ट आईसीसी ट्रॉफी खेली जाएगी, उसके बारे में बातचीत करी गई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने पहली बार आप कह सकते हो कि फर्स्ट टेस्ट प्ले किया था मेलबर्न के अंदर मार्च 1877 के अंदर, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला टेस्ट किस किस के बीच में प्ले किया गया था, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ ये एक इंटरव्यू है दो व्यक्ति के बीच में, आप इंटरव्यू जाकर इनका पढ़ सकते हो कि इंटरव्यू में इन्होंने क्या क्या अपने ओपिनियंस रखे हैं। ज़्यादा ओपिनियंस में मत घुसा करो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये वाला जो कार्टून पिक्चर है इसके बारे में आपको मालूम ही होगा, ये अभी हमने एडिटोरियल सेक्शन पर डिस्कस किया है कि ये जो 3 लड़कियां हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया था, इनको ये यूएपीए एक्ट के अंदर में अरेस्ट किया गया था। इनको बेल देने के लिए आज के टाइम पर बहुत सारे इशू चल रहे हैं, बेल दिया जाए ना दिया जाए, ऐसे इशूज़ आज के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मैंने हाईलाइट कर दिया है फिलहाल, मैं बता देता हूँ, मतलब जनरल सा आर्टिकल है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं डेफिनेटली वहाँ पर पूरे टाइम लगा दूंगा, चाहे वो वीडियो कितना भी लंबा हो जाए। नाउ यहाँ पे बात करी गई है रिकवरी टेक्स मोर देन रिफॉर्म्स के बारे में, मतलब कि आज के टाइम पर जब इकॉनमी हमारी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, आपको मालूम होगा पिछले महीने हमने डेटा पढ़ा है, हमारा जो जीडीपी वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में पहुँच चुका है। अब उसको देखते हुए आज के टाइम पर हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने की जरूरत है, और स्टेप्स के अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मनी सप्लाई करें। मनी सप्लाई इज़ नॉट द सोल्यूशन, द ओनली सोल्यूशन इज़ आप कह सकते हो फूड सप्लाई। ठीक है, फूड सप्लाई करी जाए तो ज़्यादा बेटर ये सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ये लॉकडाउन वगैरह के बारे में बातचीत करी गई है कि हमारी हमने इकॉनमी देखी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, लॉकडाउन लगे हैं पिछले साल से, और हो सकता है हमारी रिकवरी है वो वी शेप में हो जल्दी से जल्द, लेकिन अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हमारी इकॉनमी कभी उठ रही है कभी गिर रही है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाउ यहाँ पे इकॉनमिक रिकवरी के बारे में अगर बातचीत हुई है यहाँ पे, तो उसको लेकर रिफॉर्म्स के बारे में बोला गया है कि देखो जो रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से हो रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म से ज़्यादा बेटर है कि बेटा आप लोग यहाँ पर क्या करो, आप कह सकते हो तो कि रिकवरी के लिए स्टेप्स उठाओ, रिकवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रिफॉर्म्स वगैरह के लिए हम लोग तो लगातार स्टेप उठा रहे हैं, इतिहास देखोगे रिफॉर्म ही रिफॉर्म हमने कर रखे हैं बहुत सारे, लेकिन आज तक चीज़ें सुधरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बजट के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात हेल्थ सेक्टर पे आपको अपना जो बजट है, एक तरीके से आपका जीडीपी है उसका ज़्यादा परसेंटेज खर्च करना पड़ेगा, तभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा तो देखो डेफिनेटली करना पड़ेगा, तभी चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद पब्लिक स्पेंडिंग एक की बनेगा, यानी पब्लिक के लिए यहाँ पे स्पेंड करो। और उसके बाद जो सेंट्रल बैंकर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे उसके बारे में बोला गया कि ये जो प्रिंट मनी को प्रिंट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा मनी प्रिंट कर दें सोल्यूशन आ जाएगा, तो ये गलत अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव अगर हमारी इकॉनमी को रिवाइव करना है, वापस से जीवित करना है, तो पब्लिक स्पेंडिंग एक मोस्ट पॉपुलर चीज़ है। पब्लिक स्पेंडिंग आपको ज़्यादा बेटर देगा। लोगों को आपको क्या करना है, सबसे पहली बात लोग फोकस करो फूड सप्लाई के ऊपर, ना कि मनी सप्लाई के ऊपर। एट द लास्ट यहाँ पर ये बोला गया है कि लोगों को आप कितनी हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हो ये देखो, ठीक है, लोगों को आप कितना उत्साह दे सकते हो ये देखो, ताकि लोग जो है इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें। ओके, तो ये देखो कुछ आर्टिकल, आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।